बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे कंटिन्यू थे 4.8 न्यूमेरिकल आज हमने कवर करना है। 4.8, 4.9 और 4.10 ये तीनों न्यूमेरिकल आज इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट 4.8 की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। 2 ब्लॉक्स हैं, उनके मैसेज हैं 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम और वो सस्पेंड किए गए हैं बाय 2 स्ट्रिंग्स। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब इसमें डायग्राम को देखें। सबसे पहले ये एक स्पोर्ट है, ये 2 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक का मैस है 5 किलोग्राम और दूसरे ब्लॉक का मैस है 3 किलोग्राम। अब ये दोनों ब्लॉक इस तरीके से सस्पेंड किए गए हैं कि जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग ने इन दोनों ब्लॉक्स को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग ने सिर्फ इस मैस को सपोर्ट किया है जिसका मैस है 3 किलोग्राम। इस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट किया हुआ है, लिहाजा इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो सिर्फ इस मैस की वजह से होगी। डेफिनेटली मैस को पहले वेट में चेंज किया जाएगा क्योंकि मैस तो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है। और ये जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, ये इस वेट को बैलेंस कर रही है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग, यानी ये जो लोअर स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग ने चूँकि सिर्फ इस ब्लॉक को सपोर्ट किया हुआ है और इस ब्लॉक का वेट कितना है, जो भी इसका वेट होगा वो टेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग, दिस इज़ इक्वल टू T1 इज़ इक्वल टू W1। ठीक है, W1 आप जानते हैं वेट का फार्मूला होता है mg, चूँकि ये W1 है तो इस वजह से m1g होगा। ठीक है, m1 कितना है 3 किलोग्राम और g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो 30 न्यूटन इस ब्लॉक का वेट आएगा। अब 30 न्यूटन चूँकि इस ब्लॉक का वेट है तो उतनी ही इसमें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी, यानी कि T1 का आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। अब ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसके साथ स्टूडेंट ये वाला ब्लॉक भी सस्पेंडेड है प्लस ये वाला ब्लॉक भी सस्पेंडेड है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि इस स्ट्रिंग ने इन दोनों ब्लॉक का वज़न उठाया हुआ है, दोनों ब्लॉक का वेट उठाया हुआ है। तो फिर टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग देख सकते हैं आप, T2 से उसको मैंने जाहिर किया है, किसके इक्वल होगा W1 प्लस W2। अब W1 होगा m1g, W2 बनेगा m2g। m1 की जगह 3 पुट कर दें, g आपको पता है 10 होता है, m2 की जगह पे 5 पुट कर दें और g की वैल्यू 10 आ जाएगी। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 हो जाएगा। 30 प्लस 50 ऐड करेंगे तो 80 न्यूटन आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग के हवाले से इसमें जो टॉपिक था, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के हवाले से थी कि जब भी कोई बॉडी को किसी स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड किया जाता है तो उस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करती है। फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ वेट इज़ कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जी स्टूडेंट। अब आप करें 4.9 न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखें। अ नट हैज़ बीन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। देखें, उसने कहा है ये स्पैनर बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये स्पैनर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है और इसके एक एंड पे हमने 200 न्यूटन फोर्स लगाई है जिसकी वजह से ये नट टाइट हो गया है। नट टाइट कब होगा? जब नट घूमेगा। ठीक है ना, तो जब ये नट घूमता है तो घूमने को क्या बोलते हैं? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना ये। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क। ठीक है, तो मतलब इस फोर्स और मोमेंट आर्म की मदद से हम लोग मालूम करेंगे कि इस नट में कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से ये नट टाइट हुआ है। अब अगर इसी नट को आपने लूज़ करना है तो डेफिनेटली टॉर्क तो उतना ही होगा ना। लेकिन कहता है कि अगर 150 न्यूटन फोर्स लगाई जाए
तो बताइए कि आपको जो स्पैनर है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होगा कि कम चाहिए होगा। ये स्टूडेंट आपने पहले तो सोचना है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, ठीक है। अब अगर देखें टॉर्क प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म का, अगर आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, तो मोमेंट आर्म जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर आप फोर्स कम लगाना चाहते हैं, यानी आप सपोज कर लें आप नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं, यानी आप थोड़ी फोर्स लगाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा करना पड़ेगा कि उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि उसकी लेंथ ऑफ स्पैनर क्या रखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ स्पैनर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप फोर्स कम कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ स्पैनर ज़्यादा करेंगे तो कंपनसेशन होगी ना। तो चलें अब न्यूमेरिकल की तरफ, ये तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया इसका। अब न्यूमेरिकल की जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको पिक करते हैं। तो गिवन में लेंथ ऑफ स्पैनर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए आप जानते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। फोर्स कितनी लगा रहे हैं आप, 200 न्यूटन। अब 200 न्यूटन फोर्स लगा के तो डेफिनेटली आप टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, F इंटू एल फार्मूला होगा, 200 F की जगह पे L की जगह पे 0.1, तो आंसर आएगा 20 न्यूटन मीटर। मतलब कि इस डेटा की मदद से हमने टॉर्क फाइंड कर लिया। अब ये वो टॉर्क है जिसकी वजह से नट टाइट हो गया। अब अगर इसी नट को आपने लूज़ करना है तो डेफिनेटली इतना ही टॉर्क चाहिए, लेकिन अब की बार फोर्स आपने थोड़ी लगानी है 150 न्यूटन। अब अगर इफ़ फोर्स F 150 न्यूटन है तो लेंथ ऑफ स्पैनर क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। डेफिनेटली ज़्यादा होगी, ये हमें पता है, लेकिन कैलकुलेट करके देखते हैं। टॉर्क की जगह पे 20 पुट कर देंगे, F की जगह पे 150 पुट कर देंगे, लेंथ ऑफ स्पैनर हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें लेंथ ऑफ स्पैनर इधर ही रहने देना है और ये 150 जो है वो उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो वो 20 डिवाइडेड बाई 150 हो जाएगा। जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 0.133 मीटर। अब ये चीज़ जो है ना वो इस 10 सेंटीमीटर को कंपेयर नहीं कर पा रही है, पता नहीं चल रहा कि ये 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है कि 0.133। बेसिकली ये मीटर में है और वो सेंटीमीटर में, तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा 13.3 सेंटीमीटर। तो मैंने न्यूमेरिकल के शुरू में बताया था कि अगर आप थोड़ी फोर्स लगाना चाहते हैं तो फिर आपको लेंथ ऑफ स्पैनर ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने कम फोर्स लगानी है तो लेंथ ऑफ स्पैनर ज़्यादा होगी, और अगर आप ज़्यादा फोर्स कौन लगाना चाहता है, अगर ज़्यादा फोर्स लगाना चाहते हैं तो फिर बेशक लेंथ ऑफ स्पैनर छोटा कर लें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टॉर्क के हवाले से कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी। अब चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 4.10 की तरफ। इस न्यूमेरिकल के हवाले से आप पहले एक डायग्राम को देखें। ये जो मैंने रेड कलर में एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक यूनिफॉर्म बार है। यूनिफॉर्म बार मतलब यूनिफॉर्म रॉड है और इसकी लेंथ है 1 मीटर, समझ लेंगे मीटर रॉड है, ठीक है जी। अब इस मीटर रॉड के एक एंड पे एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया गया है जिसका मैस है 10 किलोग्राम, और उसको मैंने पॉइंट ए से शो किया है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अब चूँकि ये मीटर रॉड है, मीटर रॉड कितने सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का, तो 100 का हाफ क्या होगा 50। तो ये जो 50 सेंटीमीटर है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस 10 किलोग्राम है वो ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैस, इसको पहले वेट में तब्दील किया जाएगा, बिकॉज मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ अनदर नेम ऑफ फोर्स। वेट भी एक फोर्स का ही दूसरा नाम है। तो मैस को पहले वेट में तब्दील किया जाएगा तो ये भी एक फ़ोर्स बन जाएगी। अब ये फ़ोर्स है और ये इसका क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक टॉर्क की कंडीशन, टॉर्क का फार्मूला बन गया, ओके। अच्छा, अब वो कहता है जी कि अगर इस रॉड को बैलेंस
करना है, आप चाहते हैं कि ये रॉड ना इधर गिरे ना इधर गिरे, ये इस वेज के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये बैलेंस रहे, तो हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड एट द अदर एंड ऑफ द रॉड, इस रॉड के दूसरे एंड पे कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। जी, अदर एंड की बात कर रहा है। अदर एंड का मतलब ये होता है कि मतलब पूरी लेंथ ये यूज़ हो रही है, ये पूरी लेंथ यूज़ हो रही है। अदर एंड की बात कर रहे हैं ना, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दे रहा। अब इतने इतने डिस्टेंस की बात कर रहा है ये सारा, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 50 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 100 सेंटीमीटर का टोटल है। 50 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 50 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। अब फोर्स आप लगा रहे हैं एंड पॉइंट के ऊपर, तो एंड पॉइंट पे फोर्स लगने की वजह से ये पूरा मोमेंट आर्म जो हम यूज़ करेंगे ये 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनेगा। बी जी इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके सामने सिंपल डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप डेटा लिखेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो है 20 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 0.2 मीटर। बी जी ये वाला जो डिस्टेंस है ये टोटल 50 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये 0.5 मीटर आ जाएगा। हमें ये फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज़ करेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है कि इफ़ a body is balanced if the clockwise movement is equal to anti clockwise movement, यानी कि अगर इस तरफ जो मूवमेंट है वो इस तरफ के मूवमेंट के बराबर है, यानी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर इक्वल हैं तो ये बॉडी बैलेंस होगी, ठीक है। तो चूँकि ये बॉडी बैलेंस करनी है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट तो लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो यहाँ पे लगना है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये जो वेट है ये इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लिहाजा ये वेट और ये मोमेंट आर्म ये दोनों मिलके बनाएंगे क्लॉकवाइज, ये वेट और ये मोमेंट आर्म ये दोनों मिलके बनाएंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखें मैंने लिखा W मल्टीप्लाइड बाई ए जी, ठीक है। W की जगह 100, ए जी की जगह पे 0.2। अब ये किसके इक्वल है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है F मल्टीप्लाई बाई बी जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, F ये फोर्स और ये बी जी ये डिस्टेंस, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी जी की वैल्यू मौजूद है 0.5, हमने फोर्स मालूम करने 0.5 उधर जाके डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। तो स्टूडेंट अगर आप 40 न्यूटन फोर्स यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये रॉड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब ज़रा इसका लॉजिक सुनिएगा, इसको गौर से समझें कि फ़ोर्स कितनी लगा रही हैं 40 न्यूटन, जबकि इधर कितना वेट है 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन फोर्स को 100 न्यूटन की वेट को सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 40 न्यूटन की फ़ोर्स की ज़रूरत है। वो क्यों भला 40 न्यूटन है, क्योंकि ये मोमेंट आर्म बहुत ज़्यादा है। अगर मोमेंट आर्म थोड़ा होगा तो फिर आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि ये 100 न्यूटन बैलेंस हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है जिसका मैस ज़्यादा है, अगर वो सीसॉ के ऊपर समझ लें वो लोग दोनों बच्चे बैठते हैं, तो एक बच्चा जो है वो जिसका मैस कम है वो एंड पे बैठेगा, बिल्कुल आखिरी सिरे पे बैठेगा, और जिसका मैस ज़्यादा है वो नियर द रोटेशन पॉइंट या एक्सिस के पास करके बैठेगा ताकि उसका मोमेंट आर्म कम हो जाए, तभी वो दोनों बच्चे उस सीसॉ पे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपनी कॉमन लाइफ में भी आप सिंपल सी एग्जांपल्स होती हैं, इनको अप्लाई किया करें। आपके हर जगह पे फ़िज़िक्स मौजूद है, फ़िज़िक्स इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, सिर्फ आपको गौर करने की ज़रूरत होती है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।